नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप अभी तक जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करा है वो आपने अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों, कॉन्जुगेशन की बात चल रही थी, शुरुआत हुई थी कि भैया रिएक्शन एक्चुअली में होते क्यों हैं। कार्बन के अंदर वो चार्ज का आना, वो बेचैनी आना और उस बेचैनी के बाद फिर रिएक्शन का होना। मैंने आपसे कल कुछ कन्वर्जन की बात करी थी, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। संडे को एक वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें एनसीईआरटी के सारे कन्वर्जन समझाऊंगा और दोस्तों उसके हिसाब से थोड़ा बहुत रिएक्शन का मैकेनिज्म भी दिमाग में आएगा। तो आज का सेशन कल वाले से कंटिन्यू करते हुए कॉन्जुगेशन पे आते हैं। कॉन्जुगेशन किस तरह रेजोनेंस बन जाते हैं, आइए समझते हैं। मेरे भाई, कल हम कॉन्जुगेशन के विषय में जानकारी ले रहे थे। अब कॉन्जुगेशन जब होता है तो थोड़ा उसकी प्रॉपर्टीज के विषय में बात करते हैं। याद वो तो देख लिया कॉन्जुगेशन कितने टाइप का है। प्रॉपर्टी क्या हुआ जी? एक कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है। कैसे सर, ये क्या बात हुई? अरे अभी बता देते हैं। अब ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर था जी, कॉन्जुगेशन में है। ये बॉन्ड इधर से इधर कूदा, प्लस चार्ज इधर कूद गया। तो अगर हम ध्यान से सोचें तो अब ये इस प्रकार हो गया। तो सर लेकिन एक बात बताइए, ये दोनों तो देखने में सेम ही लग रहे हैं। अगर हम दो क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और इतने में ये ट्रांसफर हो जाए तो हम तो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे ना कि इसमें क्या हुआ। हाँ, बिल्कुल सही बात कही। तो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर अपने आप को इस तरह तब्दील करते हैं कि आपका डिफरेंशिएट करना भी थोड़ा सा कौन सा ये है कौन सा वो है नहीं समझ में आता। तो मेरे भाई, जब हम किसी भी कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर को यहां पर लिखते हैं, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स कैन बी represented by more than 2 structures, then the number of structure जो बन रहे हैं उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, उन्हें कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उन्हें कह दिया जाएगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यानी जब किसी कंपाउंड को एक सिंगल स्ट्रक्चर ना डिफाइन कर पाता हो तो जितने वो स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा वो सभी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग है, रेजोनेट कर रहा है वो कंपाउंड, उतने ही सारे स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। एक छोटी सी कहानी इस मुद्दे को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप फिजिकल केमिस्ट्री मेरे साथ करेंगे तो वहां पर भी आप एक चीज निकालेंगे, रेजोनेंस एनर्जी। और बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये रेजोनेंस एनर्जी क्या बला है, रेजोनेंस क्या है। तो बच्चों आओ एक छोटी सी कहानी लेते हैं, उससे ये कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा। रेजोनेंस एक जमाने की बात है। कैक्यूल साहब हुआ करते थे। उन्होंने कहा आइए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा खासा ये चीज था, ऐसे बनाया गया और बीच में ये डबल बॉन्ड ऐसे होने चाहिए। कैक्यूल साहब ने ये ज्ञान दे दिया। कैक्यूल के मित्र ने कहा इस कार्बन से इस तरफ कोई खास लगाव है क्या, कोई दोस्ती है क्या इससे खास, क्यों नहीं डबल बॉन्ड ऐसे लगा देते। कैक्यूल ने कहा ठीक है, मान लिया आपकी बात। तो उन्होंने कहा कि बेंजीन इन दो स्ट्रक्चर में आता होगा। तो बेंजीन को समझाने के लिए, C6H6 को समझाने के लिए यह स्ट्रक्चर आया। उसी समय एक देवर साहब भी थे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिए ये कैक्यूल साहब ने दिए। उन्होंने कहा हमारे बेंजीन के स्ट्रक्चर माने जाएंगे, हम सरताज हैं यहाँ के, हमारे माने जाएंगे। अब आप देखें कहानी क्या थी। एक साहब और आ गए, मिस्टर देवर, दीदी तेरा देवर। तो ये देवर साहब आ गए। इन्होंने कहा यार हम बेंजीन को इस तरह ना सोच के हम इस तरह बनाएंगे, ऐसे डबल बॉन्ड दिखाएंगे। ओहो हो, कोई बात नहीं साहब, ये भी मान लीजिए।
ये बच्चे मैंने बेंजीन का जो स्ट्रक्चर एक तरह से देखा जाए तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन ही तो हुआ। अब डबल बॉन्ड ऐसे भी दिखा दीजिए और डबल बॉन्ड ऐसे भी दिखा दीजिए। तो बेंजीन को ओवरऑल इन 5 तरीके से समझाया गया। अब देवर और कैक्यूल में लड़ाई हो गई, भैया किसका स्ट्रक्चर बढ़िया, किसका स्ट्रक्चर बढ़िया। फैसला बहुत आसान था। भाई मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर कोई कंपाउंड किसी एक खास स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वहां पर वो स्टेबल होगा, उस तरह से एग्जिस्ट होने में वो वहां स्टेबल होगा। तो अगर इन 5 में से हमें ये देखना है, इस पूरी कहानी को समझिए, इसमें काफी चीजें मैंने थोड़ी चेंज करी हैं ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअली ये बात उतर जाए। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर अगर देखे गए तो मान लीजिए ऐसा हुआ कि ओवरऑल परसेंटेज में जो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहे थे, मान लीजिए 39% ये आ गए, 39% ये आ गए, 7% ये, 7% ये और 7% ये। कैक्यूल भाई साहब के स्ट्रक्चर की मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा निकल के आ गई। कैक्यूल भाई साहब ने कहा हमारे स्ट्रक्चर हैं भैया जो माने जाएंगे। देवर का दिल टूट गया। कोई बात नहीं, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो कैक्यूल वाली फॉर्म ज्यादा मिल रही थी, तो कैक्यूल भाई साहब चौड़े हो गए कि हमारे ही तो स्ट्रक्चर माने जाएंगे। 78% तो ओवरऑल स्ट्रक्चर में हमारे ही आ रहे हैं। इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए थी। भाई जिस स्ट्रक्चर में आप एग्जिस्ट कर रहे हो वो स्टेबल होना चाहिए, यस और नो। तो ये यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है तो यही दोनों स्टेबल होने चाहिए थे। जब इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है तो एनर्जी भी इनकी लो होनी चाहिए बच्चों। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, जितने बालक एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो एक बात अपने जहन में बैठा लें। जनरली हम ऑर्गेनिक में कहते हैं कि अगर कोई रिएक्टिव ज्यादा है तो वो स्टेबल कम है, और अगर कोई रिएक्टिव कम है तो स्टेबल ज्यादा है। ये बात दरअसल सही नहीं है। एक्चुअली में क्या है, जरा ध्यान देंगे, फिर इस पे आते हैं, अलग पे ही ले लेते हैं। जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो एक्चुअली थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है, और जो रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है उसे आप काइनेटिकली समझाना चाहते हैं। रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होती हैं, रिएक्शन काइनेटिकली कंट्रोल्ड होती हैं। इन दोनों में एक रिलेशन हम बता देते हैं कि भैया स्टेबल ज्यादा है तो रिएक्टिव कम है। सही मायने में ये दो अलग अलग पहलू हैं, और इन पहलुओं पर मैं फिजिकल के अंदर और डिटेल में बात करूंगा। ऑर्गेनिक में खैर थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टेबिलिटी एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है और रेट या रिएक्टिविटी एक काइनेटिक कॉन्सेप्ट है। तो खैर बेंजीन की बात चल रही थी, हमने कहा कि ये दोनों स्टेबल स्ट्रक्चर हैं तो इनकी एनर्जी लोएस्ट होनी चाहिए। एनर्जी देखी गई तो पता लगा कोई ऐसा स्ट्रक्चर और है जिसकी एनर्जी इन दोनों से भी कम है। मान लीजिए कि इनकी एनर्जी 100 जूल थी, माना है, होती नहीं, एग्जैक्ट अमाउंट तो आप निकाल ही नहीं सकते गुरु, फिर भी मान लीजिए कि माना कि ये भी 100 जूल पे था और ये भी 100 जूल पे था। पता लगा गुरु कोई ऐसा स्ट्रक्चर भी है जिसकी एनर्जी 70 जूल है। कैक्यूल भाई के बाजे बज गए, ये कैसे हो सकता है? जब हमारे स्ट्रक्चर, हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही ज्यादा एग्जिस्ट कर रहे थे, ज्यादा स्टेबल थे, तो एनर्जी लोएस्ट किसी और की कैसे हो सकती है? बात समझ में आ रही? यानी एक सीधी बात सोचो, इश्क हमसे शादी किसी और से, मतलब कहानी क्या है दोस्तों? यानी जब एनर्जी लो इन दोनों की थी, मतलब स्टेबिलिटी इन दोनों की थी, तो एनर्जी भी तो लो इन्हीं की होनी चाहिए थी।
एनर्जी लो किसी और की कैसे हो सकती है? तो यारों, ककीउल साहब के अपने शब्दों में था कि मैं सोचते सोचते नींद आ गई और मैंने सपने में स्नेक्स देखे, सांप देखे जो कुंडली मार रहे थे। अब अपनी छत पे लगाओ पंखा, देखो 3 पंखुड़ी होती हैं उस पे, लेकिन जब वो स्पीड से घूमता है तो एक गोला नजर आता है, सर्कल बना देता है। क्योंकि इन दोनों स्ट्रक्चर के बीच में बड़ी ही तेजी के साथ ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है मेरे। अब इस शब्द पे ध्यान दो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चे, यही है रेजोनेंस। अब उन्होंने कहा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता होगा जो हमें ऐसा दिखेगा। इसे बोला गया रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो बच्चे, हाइब्रिड का मतलब होता है ऊंची नस्ल। अब जो काम हमारे ये स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे थे, जो समझा नहीं पा रहे थे जिस बात को, उसने ये समझा दिया, तो इसका मतलब ये सबसे करीब होगा बेंजीन के ओरिजिनल स्ट्रक्चर के। यानी एक चीज सोचो, हम अभी तक साइंस में जितने स्ट्रक्चर जानते हैं वो हमने ऑब्जर्वेशन से बना लिए हैं। एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर उसका होगा हम नहीं कह सकते। दरअसल ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि साइंस सभी चीजों को समझा देता है। नहीं भैया, साइंस सिर्फ ऑब्जर्व करता है और प्रोबेबिलिटी समझाता है, सब कुछ नहीं समझाता। कि बादल होते हैं तो बारिश होती है, ये ऑब्जर्वेशन है। चीजों को ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगी बात। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 30 जूल का डिफरेंस था, इसे कहा जाएगा रेजोनेंस एनर्जी। तो हम क्या बोलेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी इज एक्चुअली द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई, इसलिए सुनाई ताकि आपको रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए। अब बात ये भी बड़ी गजब की है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं, हम नहीं जानते। सर ऐसे ही तुक्के मारे जा रहे हो? नहीं, दरअसल बच्चे अगर देखा जाए तो समहाउ हम ये कहते हैं कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज अगर बात करें पर्टिकुलर, तो वो किसी एक जगह पर स्थापित नहीं है, लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। महाभारत में एक कहानी आती है, अर्जुन ने मछली की आंख पे तीर मारना था। वो इतना कठिन नहीं होता, कठिन तब था, मुश्किल तब था क्योंकि वो मछली घूम रही थी। इलेक्ट्रॉन अगर लगातार घूम रहे हैं, लगातार डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो आपके रिएक्टिविटी के लिए या रिएक्शन के लिए उपलब्धि नहीं है, वो एक जगह है ही नहीं भैया। मन अगर लगातार घूम रहा है, लगातार चंचल है, पता नहीं मेरा जेई होगा या नहीं, पता नहीं मेरे बोर्ड में मार्क्स आएंगे या नहीं, पता नहीं ये होगा या नहीं, पता नहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो भैया आपका मन स्थिर नहीं है, तो पढ़ाई से रिएक्ट कैसे होगा? तो वो अपने ही अंदाज में स्थिर है, मतलब अस्थिर है तो अपने ही अंदाज में फिक्स है। कहीं एक जगह टिकेगा तभी तो कोई डिसीजन ले पाएगा, पढ़ाई कर पाएगा, कहीं तो भरोसा कर पाएगा। लगातार घूमता रहेगा, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं होता। मेरे बच्चों, लाइफ में चीजें करने से पहले एक चीज सोचो। अभी जब ये तैयारी कर रहे हो जेई की, तो पूरे लगन से तैयारी करो। लाइफ में कुछ भी करना, एक चीज ध्यान रखना, हम सोचते हैं ना अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे भाड़ में जाने दो, काम करो, कुछ तो होगा, अरे कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। और वो एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है जो आपको आगे लेके जाती है। यकीन मानो, जितने बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, मैं हमेशा उन लोगों से कहता हूं, परेशान, देखो मैं आपसे आज एक बात कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप पूरी जान लगाओ जब कोई काम कर रहे हो। तो अभी आप जेई की तैयारी कर रहे हो, पूरी जान लगाओ,
मत सोचो कि क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं, पेपर कब होगा वो तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में सिर्फ पढ़ना है। पढ़ो लगन से, कुछ कहानियां बनाओ अपने दिमाग में, उन्हें लिंक करो। जैसे मैंने अभी एक छोटी सी कहानी सोते हुए सांप ये सब मिक्स किया, 100 जूल लिया, 70 जूल लिया ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। सॉरी मेरे बच्चों, समझना जरूरी है, सच तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तो वैसे ही जब अगर आप कोई काम कर रहे हो तो पूरी दिलो जान से करो, उसका विकल्प ना सोचो। संकल्प ऐसा करो जिसका विकल्प ना हो, तभी जीतोगे। हमेशा ध्यान रखो। इस समय ये बातें सोच के कि पता नहीं मेरा नंबर आएगा या नहीं, पता नहीं मैं जीत पाऊंगा या नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं। इस समय लड़ने का वक्त है। और एक पुराने गाने की लाइन जो हमेशा जब भी मैं कोई काम करता हूं तो मैं हमेशा अपने लिए कहता था कि भैया सुन लीजिए, आप भी आवाज चाहे कैसी भी हो, ध्यान रखिएगा कि भाई एक बार चल दिए गर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। मतलब इस समय आवाज दे रही है किस्मत, दम लगाओ, जोर लगाओ, पढ़ाई करो, ये मत सोचो क्या होगा, भिड़ जाओ। हार जीत तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुम ट्राई तो पूरा करो, जान तो पूरी लगाओ। और जिस दिन पेपर दे आओ उस दिन पेपर को भूल जाओ। अब सोचो कि अगर अब ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, लेकिन जब तक काम कर रहे हो तब तक विकल्प मत सोचो। ठीक है यारो, जान लगाओ, मत सोचो नहीं होगा तो क्या होगा, मुझसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ट्राई करो। ये लड़ाई तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाएगी, करके देखो। सो मेरे बच्चे, रेजोनेंस की जब बात करते हैं तो वो एक तरह से स्टेबिलिटी को समझाने के लिए हमने कुछ विचार बनाए हैं कि इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहे हैं, एक जगह फिक्स नहीं है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। भाई डबल बॉन्ड में तो एडिशन रिएक्शन हो जाती है, अनसैचुरेशन होता है ना, तो एडिशन रिएक्शन हो जाती है। अरे बेंजीन में तो 3-3 डबल बॉन्ड थे रे, एडिशन क्यों नहीं हुई? आपने कह दिया रेजोनेंस है, वो घूम रहे हैं, स्टेबल नहीं है किसी जगह पर, कैसे रिएक्ट कराएंगे? चलिए मजेदार बात है ना, चलो दिमाग में रखना इस पिक्चर को अपनी, है ना। अब इसका मतलब मैनी स्ट्रक्चर्स कैन बी पॉसिबल फॉर कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना बच्चों, ऐसा नहीं होता कि सबकी स्टेबिलिटी बराबर होती है। जैसे बेंजीन वाले में आपने 5 लिखे थे, पांचों की स्टेबिलिटी अलग अलग थी और फिर एक हाइब्रिड आ गया। तो हमेशा से एक सवाल उठता है कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है या ये है, और वो जेई में सवाल ठोक देता है कि भैया अरेंज कर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो वो कंडीशन आपको देखनी होती है, किसकी भला, कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। ये आपको सोचना ही पड़ता है, ये आपके हवाले है। जो ज्यादा स्टेबल है उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर में कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा है। तो अब हम हेडिंग दे देंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ज्यादा स्टेबल ज्यादा कंट्रीब्यूशन। कहने वाली बात क्या है बच्चों, जिस तरह खाना खाते समय किसी दावत में गए हो, 4 सब्जियां हैं, बट आपकी प्लेट में सबसे ज्यादा वही सब्जी होगी जो आपको सबसे ज्यादा टेस्टी लगी। क्लियर है? तो उसका कंट्रीब्यूशन आपके उस समय भूख कम करने में सबसे ज्यादा है। तो मोर स्टेबल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेटर द कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट, कलर चेंज कर लेते हैं। न्यूट्रल स्पीशीज is more stable than charged.
अरे सर ये तो आपने पहली क्लास से कहा था। लॉ ऑफ स्टेबिलिटी में आप यही तो ज्ञान चिपकाते हो कि मोर द चार्ज एक्यूमुलेशन लेस द स्टेबिलिटी। तो कोई न्यूट्रल है और किसी पे चार्ज है तो न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल है। मैं भूखा हूं या मैंने ज्यादा खा लिया, दोनों ही सिचुएशन में मेरे पे चार्ज है, मैं अनस्टेबल हूं। बट मैंने नॉर्मल खाया है, ऑप्टिमम, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं स्टेबल हूं, आनंद। चलिए सेकंड पॉइंट, स्पीशीज हैविंग complete octet is more stable than having incomplete octet। अच्छा जी ये क्या मजाक हुआ, चलो देखते हैं। एक ले लेते हैं एग्जांपल, इस पे प्लस, इस पे प्लस, इस कार्बन के क्योंकि 3 ही बॉन्ड हैं तो आउटर मोस्ट शेल में अगर हम ध्यान से सोचें तो 6 इलेक्ट्रॉन रह गए। ऑक्सीजन के तो 8 हैं, कोई दिक्कत। अब यहां वाले पे 8 हो गए, इस पे भी 8 ही हैं। कैसे सर 8 कैसे? अरे भैया यहां दो दो ये लोन पेयर थे ना, यहां एक लोन पेयर रह गया। अब इसने अपना एक लोन पेयर यहां फेंक के ट्रिपल बॉन्ड बनाए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। उस पर प्लस था, वो भूखा था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर फेंका और बॉन्ड बना लिया, खत्म, नमस्ते। अब इस वाली कंडीशन में ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सो ये विल बी मोर स्टेबल देन दिस। अच्छा एक समस्या और आपको लगेगा कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है या कार्बन पे प्लस चार्ज है, वो पॉइंट बाद में रैंक किया गया है, इसीलिए ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। पहले आप ऑक्टेट ढूंढेंगे, ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, बाकी बाद में सोचेंगे फिर उस पॉइंट को, जो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे पॉजिटिव, पहले ये सोचो। अब आता है जी ये पॉइंट कि अगर सब पे फॉर्मल चार्ज की बात करूं, सो मोर स्टेबल वो होगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होगा, और नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। ये कहां आपके लिए फायदेमंद है बता देते हैं। जब भी आपको कंपेयर करनी होती है ना, चलो एसिडिटी कंपेयर करते हैं, वो तो वैसे भी मैं आपको ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस से समझाऊंगा। तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस फैक्टर को लेते हैं। अल्कोहल ये हो गया बच्चों, फिनॉल ये हो गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक ये हो गया। अब तीनों के बना लो क्या, कॉन्जुगेट बेसिस। अब देखिए आनंद भाई, क्योंकि अल्कोहल में तो रेजोनेंस नाम की चीज ही नहीं, और जब अल्कोहल में रेजोनेंस नाम की चीज नहीं तो स्टेबिलिटी भी नहीं, तो लीस्ट स्टेबल ये हुआ तो लीस्ट एसिडिक ये हुआ। क्लियर। अब लड़ाई आ गई फिनॉल ते कार्बोक्सिलिक में। बच्चे कहते हैं कि सर फिनॉल को बेटर होना चाहिए था क्योंकि उसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, और हम ये जानते हैं जिसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे वो स्टेबल ज्यादा होगा। मेरे भाई आनंद कुछ और है, वो बात की बात है, वो सबसे लास्ट में पॉइंट दे रहा हूं मैं। अभी पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये था कि न्यूट्रल स्पीशीज, दूसरा कंप्लीट ऑक्टेट, वो इस वाले केस में सही है। अब तीसरा पॉइंट देखना है,
देखो यहां पर रेजोनेंस में नेगेटिव पॉइंट जब घूम के आएगा तो वो कार्बन पे भी जाएगा। इस वाले रेजोनेंस में नेगेटिव हमेशा ऑक्सीजन पे ही रहेगा। तो फिनॉक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव कार्बन पे भी आएगा, तो वो उसको कम स्टेबल बनाएगा। हम जानते हैं नेगेटिव होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और पॉजिटिव होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इस केस में ऑक्सीजन के सामने। तो अगर आप कार्बन पे नेगेटिव देंगे एक स्ट्रक्चर में, और दूसरे वाले की अगर बात करूं तो वो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, खाली उसी पे नेगेटिव रहता है, कार्बन पे नहीं आता है, और दैट मीन्स ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी मोर एसिडिक। इस वाले पॉइंट से आपने ये समझा दिया ऑर्गेनिक का। आनंद आया भाई? उसके बाद क्या लेंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर with more number of covalent bond will be more stable। ठीक है, ये तो खैर अभी हम बात वैसे भी कर लेंगे, लगभग लगभग चार्ज वाली ही बात हो गई। दूसरा, चार्ज सेपरेशन। ये क्या चीज हुई? देखो अब हुआ क्या, फिनॉल का स्ट्रक्चर लेते हैं, चलो इसमें ये बॉन्ड यहां खींचा, क्योंकि कार्बन के पास डबल बॉन्ड था, ये कार्बन था, इस पे डबल बॉन्ड था, सामने ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन कहता है हमारे होते हुए तुम्हारी मजाल, तुम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखोगे, अबे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, हमें दो। ऑक्सीजन ने खींच तो लिया भैया डबल बॉन्ड अपनी तरफ। हमारा गुरु आप पे वेकेंट डी ऑर्बिटल तो थे नहीं, आपने ले तो लिया डबल बॉन्ड, अब क्या करे बेचारा। इसमें हमेशा बच्चों से कहता हूं मैं, सोचो जरा, एक फेविकॉल का ऐड आता था, वो एक नाव में कुर्सियां लेके जा रहा था, सामने से किसी ने हाथ दिया कि लाओ जी हमें बैठा लो अपनी नाव में, नाव में जगह थी नहीं, उसने कुर्सी फेंक दी उनको बैठाने के चक्कर में। ऐसे ही ऑक्सीजन पे वेकेंट डी ऑर्बिटल तो नहीं है, बॉन्ड खींच रहा है, तो लोन पेयर फेंक दिया, खुद क्या हो गया, प्लस चार्ज ले लेगा, यहां फेंक दिया नेगेटिव। अब क्या हुआ जी, ये नेगेटिव इधर, बॉन्ड इधर, नेगेटिव इधर, बॉन्ड इधर, तो अब क्या हो गया, नेगेटिव इधर आ गया, बॉन्ड इधर आ गया। फिर क्या हुआ जी, ये इधर, नेगेटिव इधर, फाइनली फिर ये। अब बच्चों इसको इस तरह समझो कि अगर देखूं तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी हुई, इस पे चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। अच्छा जी ठीक है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है सेकंड और ये जो स्ट्रक्चर है फोर्थ, ये लगभग सेम से ही है, दोनों ऑर्थो ऑर्थो पे नेगेटिव है, इनकी सेम हो गई स्टेबिलिटी, और सबसे कम स्टेबिलिटी हुई इस भाई की। ऐसा क्यों हुआ, इसको इस तरह समझो, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन है, मोहब्बत है। अब आपने उन मोहब्बत करने वालों की दूरी बढ़ा दी। ठीक है जी, तो वो मोहब्बत करने वालों की दूरी बढ़ा दी, तो उनको दूर रखने के लिए आपको एनर्जी बहुत लगानी पड़ रही है, यानी एनर्जी बहुत हाई है, तो स्टेबिलिटी कम है मेरे भाई। क्लियर है?
नेगेटिव पॉजिटिव दूर दूर। तो मोर दी चार्ज सेपरेशन लेसर दी स्टेबिलिटी। क्लियर है जी बात? ये बात समझ में आ गई। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को समझने के लिए ये सारे पॉइंट आपको दिमाग में बैठाने हैं। समझ में आ गई जी? कोई टेंशन बच्चों? अब रेजोनेंस हो गया और अब इसके ऊपर कुछ सवालों की झड़ी लगाएंगे, बट आज इसको अच्छे से समझ लो, तभी लगाएंगे कल, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे बढ़ा लेंगे टाइम भी, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा और देखते हैं मजा, तभी लेंगे। ठीक है, तो आज की सभा यहाँ रोक लेते हैं, कल करेंगे। अब यहाँ से रेजोनेंस करो, समझो क्या है।